नमस्कार, मैं लीजा, आप देख रहे हैं सबक। जो 2 दिन पूर्व 10 जून को हुआ है उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, लोगों में जो भावना आ रही है, कहीं कहीं डर दिखाई पड़ रहा है। और अभी मैं मौजूद हूँ रांची के मेन रोड में, उसी मंदिर के पास। और अब इस घटना को हम पूरी तरीके से आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार वो पूरी घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था उस दिन और किस तरीके से हिंसात्मक तरीके में परिवर्तन हो गया। पुलिस प्रशासन को क्या कुछ झेलना पड़ा, मीडिया कर्मियों को क्या कुछ झेलना पड़ा, आम जन अभी भी सहमा हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ, और पहले जितनी भीड़ यहाँ रहती थी उस प्रकार से भीड़ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन तैनात है, हर तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है और दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। इस तरफ से मेरे ठीक पीछे, इस तरफ से जो उपद्रव मचाने में लोग थे वो इस तरफ से आ रहे थे, और मेरे ठीक इस तरफ पुलिस प्रशासन, उनकी जो हालत थी वो लाचार थे। आखिर क्यों? उस दिन जो हुआ बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक और बहुत ही भयावान साबित हुआ। प्रशासन पहले से तैयार नहीं था। सबसे पहली बात कि प्रशासन पहले से तैयार नहीं था, उन्हें पूरी तरीके से भनक नहीं थी कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। और लोगों को भी नहीं पता था 10 जून का दिन ठीक 3 बजे के करीब इस तरफ से आगे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे मस्जिद है, वहाँ से जुम्मे की नमाज अदा करके लोग निकलते हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़, भारी संख्या में लोगों की भीड़ उस तरफ से इधर आती है। और पहले तो कुछ पत्रकारों से बात करने पे पता चलता है कि उन्हें बस कुछ विरोध प्रदर्शन करना था, विरोध प्रदर्शन नूपुर शर्मा के बयान को लेकर। लेकिन धीरे धीरे वो प्रदर्शन हिंसा में तब्दील होते जाता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर कहर की तरह बरसता है। जी हाँ, वो बिल्कुल कहर की तरह ही बरसता है। पत्थर, अचानक से पथराव उनकी तरफ से होते हैं, उपद्रव जो मचाते हैं लोग उनकी तरफ से पथराव पुलिस प्रशासन के ऊपर शुरू हो जाता है। किसी को भनक नहीं रहती है, यहाँ तक कि पुलिस को भी भनक रहती कि इतनी बड़ी घटना होने वाली थी। अगर पहले भनक रहती, जांच एजेंसियों के द्वारा ये पहले से ही पता चल जाता, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। और आज जो हालात हैं, जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है, ये नहीं रहती। तो क्या इससे ये भी पता चलता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपना काम किस रूप से करा। एक वीडियो जो सामने आता है, आपने देखा होगा, वो वीडियो यहीं का था। उस वीडियो में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निहत्था अपने आप को पाती है, लाचार पाती है। क्यों? उनकी उस वीडियो में जो आवाज़ पुलिस के जवान की रहती है, उसमें वो कहते हैं अपने अधिकारी को कि साहब यहाँ पे फोर्स को भेज दिया जाए, क्योंकि स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया है। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। आप देख रहे हैं ये वही हनुमान मंदिर है। यहाँ पे उस मंदिर को निशाना बनाया जाता है उपद्रव जो मचाते हैं लोग उनके द्वारा। और कुछ पत्रकारों से बात करने पे पता चलता है कि
महिला पत्रकार को असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उपद्रववादियों की तरफ से। उन्हें कहा जाता है कि कैमरों को ऑफ कर दिया जाए। आखिर क्यों कैमरों को क्यों ऑफ किया जाए? ये सवाल बहुत बड़ा है कि वो दिखाना नहीं चाहते थे, अपनी शक्लों को कैमरों में कैद होता हुआ देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस तरीके का वो माहौल बना रहे थे। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा इसमें घायल होते हैं। अंशुमन कुमार सिटी एसपी हैं वो। उनकी जो अगले दिन अखबार में फ़ोटो आती है वो बहुत ही भयानक। पीछे से लगभग 100 लोग उनके पीछे दौड़ते हैं और पत्थर फेंकते हैं उनकी तरफ। वो अपने आप को पूरी तरीके से असहाय पाते हैं और भागते हैं। वो भागते हैं लोगों से। कौन है ये लोग? आखिर इस तरीके का क्यों उपद्रव मचा रहे हैं? आइए और इससे पहले की कहानी को अब हम जानते हैं कि नूपुर शर्मा जो भाजपा की अभी एक्स प्रवक्ता रह चुकी हैं और उनका कुछ बयान आता है और उस बयान से जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं और प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं। प्रदर्शन भड़काव में तब्दील हो जाता है और अपना भड़काव, अपने विरोध को प्रदर्शन के लिए अब वो पूरे तरीके से हिंसक रूप में बदल जाते हैं, हिंसक रूप में उतर जाते हैं और चीज़ों को गलत लेना शुरू कर देते हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका जाता है, इसके बावजूद वो नहीं रुकते हैं और तब हवाई फायरिंग होती है। और हवाई फायरिंग 25 मिनट बाद प्रशासन की तरफ से हवाई फायरिंग के लिए कहा जाता है 25 मिनट के बाद, क्योंकि तब तक मामला हाथ से तो निकल चुका था। उसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल थे, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत। उसके बाद हवाई फायरिंग की जाती है, उस तरफ हवाई फायरिंग होती है और जब भीड़ काबू में नहीं आती है तब लोगों के ऊपर भी फायरिंग होती है, जिसमें 8 लोग घायल अभी अस्पताल में हैं। और आपको एक बात हैरान करने वाली और सामने आ रही है, जिसमें ये जो हिंसा हुई है वो रांची के साथ साथ सहारनपुर, अलीगढ़, देवबंद जैसे इलाकों में, बंगाल और तमिलनाडु जैसे इलाकों में हुई है। और सब में एक बात कॉमन थी कि आगे की तरफ जो लोग थे वो नाबालिग थे और पीछे जो भीड़ रहती है वो भारी संख्या में वो बालिग रहते हैं और उनकी तरफ से पथराव ज़्यादा होता है। पहले तो कुछ चीज़ें और साफ कर दूं मैं कि जो खबरें आ रही हैं उसमें आज अखबार में भी ये खबर आई है कि जो लोग आए थे जिन्होंने भड़काया, लोगों को भड़काया, वो सहारनपुर से आए थे। और जब जो समझदार लोग हैं उनके बहकावे में नहीं आते हैं तो वो अपना निशाना 16 से 24 वर्ष के युवक को बनाते हैं और उनके निशाने में, उनके जो बहकावे में ये लोग आकर के सड़कों पे इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं जो हिंसात्मक रूप ले लेता है। रांची के मेन रोड में जो हिंसा कुछ दिन पहले हमने देखी, 10 जून की ये बात। रांची में कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी समन्वय को खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रोएक्टिव शासन के माध्यम से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स और संसाधन थे, डिप्लॉयमेंट था, हम लोगों ने सर्टेन लेवल तक उन लोगों की मंशा को सफल नहीं होने दिया। उसके उपरांत शहर में एक कियोस्क था और स्थिति काफ़ी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के स्तर से कुछ एहतियात कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में 144 लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित की गई थी, जो कि आज सुबह से प्रारंभ कर दी गई है।
अभी आप लोग जो खुद जो स्थिति देख पा रहे होंगे शहर की, लगातार जो है स्थिति सामान्य से होती प्रतीत हो रही है, और इसी संदर्भ में जो है जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो स्थगित हुई थी, उसको फिर से शुरू किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो ट्रेन सेवाएं ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी हैं। आज जिला प्रशासन के जो द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो आम लोगों की थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही है, उसको हम लोग कुछ हद तक सर्टेन लेवल तक कम करने की कोशिश करें। एक प्रॉपर मीटिंग के बाद हम लोगों ने कुछ पॉकेट में कुछ समय के लिए उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 FIR रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने FIR हुए हैं, तो जिले में अभी 25 FIR प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं, और जो है सैकड़ों अज्ञात केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक SIT फ्रेम किया गया है, और वो SIT के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, CID की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। सेम टाइम हम लोगों की सभी प्राथमिकता थी जिले में अमन चाल दुरुस्त करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची जिले में 3500 के ऊपर फोर्स दिए गए हैं। इस फोर्स में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स जो ट्रेंड होता है, उसके अलावा रैप और ATS, STF, जिला पुलिस के कर्मी और जो हमारे लोकल इनपुट्स के लोग होते हैं वो लोग शामिल हैं। संपूर्ण मामले की बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण और उस पर नजर रखी जा रही है, जिसका मॉनिटरिंग रांची जिला से भी हो रहा है और अस्पताल ब्रांच के द्वारा भी की जा रही है। और अब हम उस मंदिर के सामने खड़े हैं जहाँ पे पथराव हुआ था। 10 जून शाम 3:30 बजे के करीब यहाँ पे पथराव हुआ था। पूरे तरीके से मंदिर प्रांगण में अभी भी आप देख पा रहे हैं कि जो पत्थर अभी भी यहाँ मौजूद है, इतने बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पथराव किया गया था। मंदिर को आखिर क्या मकसद था कि इस प्रकार एक धार्मिक स्थल को इस तरीके से निस्तो नाबूद करने के लिए लोग आए हुए थे। भारी संख्या में यहाँ पत्थर मौजूद है। मंदिर प्रांगण में अभी हम मौजूद है और आप देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पत्थर से, जिन पत्थरों से पथराव किया गया था, उपद्रव जिन्होंने मचाया था, उन लोगों के द्वारा इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ फेंका गया ताकि मंदिर को क्षतिग्रस्त किया जा सके। अभी हम मंदिर के पुजारी से बात करेंगे, हनुमान मंदिर के, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन 10 जून के दिन 3:30 बजे लगभग इस मंदिर के पास क्या कुछ हुआ था मंदिर? उधर से जो है कम से कम 10,000 की भीड़ इकट्ठा होकर के आ रहे थे, तो हम लोग सोचे कि कोई जुलूस निकाले हैं। कुछ काला झंडा था, कुछ पाकिस्तानी झंडा था उन लोग के पास। इसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले रोक लिए। जब पुलिस वाला को पत्थर मारने लगे तो पुलिस वाला बेकाम हो गए, तब मैं मंदिर में हमला किए। क्या पुलिस वाले भी इस मंदिर में छुपने आए थे? नहीं, उन लोग को पत्थर मारने लगे तो भाग गए उसका पुलिस वाले। एक आध कुछ महिला पत्रकार यहाँ आई थी और कुछ महिला पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थी। ठीक, वो लोग जान बचाए हैं, सीधे गेट के तरफ से ऊपर गए। ऊपर में जा करके वो लोग जान अपना बचाए हैं, महिला कर्मी। और कुछ पत्रकार भी थे, एक पत्रकार को तो पकड़ लिए थे सब। वो तो पुलिस वाला खींच करके इसको भगाया, तो वो भी लान के छिपी है। वो भी लान के यहाँ पूजा कर रही थी कि मेरा जान बच गया। बहुत अंत किए हैं उन लोग, कोई उन लोग को अभी तक पकड़ाया भी नहीं है, न कोई कार्रवाई हो रहा है। तो आप सुन पा रहे हैं किस प्रकार पुजारी जी खुद बता रहे हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। उन्हें लगा था कि जुलूस निकला है और जुलूस यहाँ से सीधा फराय लाल की तरफ जाएगा, जैसा कि आमूमन होता है। लेकिन जुलूस जो उधर से निकलता है वहाँ से पथराव शुरू होता है और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जाता है। पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उपद्रव जो मचाते हैं उन लोगों के द्वारा। और यहाँ पे मंदिर के अंदर
शरण लेने के लिए कुछ महिला पुलिसकर्मी, कुछ पत्रकार, महिला पत्रकार आती है। यहाँ तक कि एक महिला पत्रकार को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन जब पुलिस उसकी मदद के लिए आगे आ करके उसे खींच के हटाया जाता है, तब वो यहाँ शरण लेती इस मंदिर की 2nd फ्लोर में और अपनी जान बचाते हैं। और उन्हें यहाँ ये तक नहीं पता कि जो नूपुर शर्मा भाजपा की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी, उनका बयान क्या था, उन्होंने ट्वीट क्या किया। क्योंकि जब सहारनपुर में लोगों से पूछा जाता है कि क्या बयान था, उस महिला ने क्या कुछ कहा था, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि हमें नहीं पता, पर नवी के बारे में कुछ नवी की शान में गुस्ताखी की गई है। कम से कम 80 से 90% लोगों को तो ये बात पता ही नहीं थी कि नूपुर शर्मा ने ट्वीट क्या किया है। और जब यूपी में सीएम की तरफ से बयान आता है कि जो लोग इसमें शामिल थे उन पे हम कार्रवाई करेंगे, और 2 दिन हो चुके हैं, कार्रवाई भी उस तरफ जारी है। कम से कम सहारनपुर में 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रयागराज में 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके जो घर हैं उनके घरों को बुलडोज़र से हटाया जा रहा है। वहाँ उनके घरों को बुलडोज़र से हटाया जा रहा है। ये बात मैं बता रही हूँ सहारनपुर और प्रयागराज की। लेकिन यहाँ का जो माहौल आप देख रहे हैं, ये रांची का माहौल है। अभी मैं मौजूद हूँ काली मंदिर के पास, और ये ठीक हनुमान मंदिर का जो रास्ता हम क्रॉस करके आते हैं उस तरफ है। और जो मंदिर के बगल में जो दुकानदार हैं, उनके स्टॉल की जो हालत है, अब मैं उससे आपको रूबरू करवाऊंगी। मैं दिखाऊंगी क्या हालत कर दी जा चुकी है। जो हिंसा उस दिन हुई थी, जो उपद्रव मचाया गया था, उस दिन क्या कुछ हालात हैं, और दुकानदारों से भी बात करूंगी और आपको बताएंगे वो क्या कुछ हुआ था। देखिए ये हालत है, इस प्रकार से हुआ था उस दिन। ये बताने के लिए बिल्कुल साफ है कि क्या हुआ था 10 जून के लगभग 3:30 बजे के करीब। यहाँ पे आगे देख रहे हैं आप, जो नारियल भगवान की श्रद्धा में चढ़ता है, उस नारियल की हालत। आखिर क्या दुश्मनी, क्या कुछ है, क्यों इस तरीके का उपद्रव मचाया गया। और निशाना जो है ऐसी, ये दुकानदार जो रोज कमाते हैं, खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके साथ इस तरीके का सलूक क्यों। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है, उस दिन क्या हुआ था, क्या हालात थे, और वो कहाँ मौजूद थे। हम लोग 1 बजे करीब मंदिर बंद होता है, खाना खाने घर चले जाते हैं बंद करके। उसी के बीच में असामाजिक तत्व लोग आए, पूरा तोड़ फोड़ करते हुए चला गया। पूरा सामान भी कर दिया, पेड़ा फेंक दिया, नारियल फेंक दिया, सब कुछ फेंकते हुए चला गया, तोड़ फोड़ करते हुए। ये स्थिति बना हुआ है। अभी तक कोई देखने तक नहीं आया कि क्या हुआ वहाँ पे प्रशासन पे। क्या प्रशासन जो डीसी कल शाम को यहाँ आए थे, क्या वो यहाँ पे आए, उन्होंने कुछ सुध ली? कुछ नहीं, कहाँ लिए। अभी तक तो हम लोग खड़े हैं आश्रय में कि आएंगे तो कुछ क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं। तो इनका जैसे इनका कहना, इन्होंने बताया कि कोई सुध लेने तक नहीं आया। इनकी जो हालत है, जो इतना इनका नुकसान हुआ है, और मंदिर के पास, मंदिर पे भी पथराव किया गया है उनके द्वारा। आप देख रहे हैं ये उपद्रव मचाया गया है, ऐसी अहिंसा। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं रांची से, काली मंदिर रांची का ये मेन रोड, और यहाँ पे आगे जो उपद्रव जो मचाए थे उन लोगों के द्वारा जो फायरिंग हुई है। अब हम उस तरफ आपको लेके जाएंगे कि जो बीच बचाव करने आए थे उन्हें भी छोड़ा नहीं जा रहा था, उन्हें भी भुगतना पड़ा। ये फायरिंग यहाँ आप देख रहे हैं, ये बुलेट ये फंसा हुआ है यहाँ पे, इस तरफ पार हो गया है, और यहाँ से ये पार हो गया। ये बुलेट यहाँ से आप देख रहे हैं, ये
ये पारू है यहाँ पे, ये हालात उस दिन के अगर यहाँ कोई मौजूद होता तो कहीं ना कहीं उन्हें क्षति होती, वो परेशान रहते। और जो लोग बीच बचाव के लिए आए उन्हें कैसे खामियाजा भुगतना पड़ा, आप देख पा रहे हैं इनके सर पे चोट आ चुकी है। ये हालत है, प्रशासन ने कुछ सुध नहीं ली है। क्या हुआ था उस दिन? आप बीच बचाव के लिए गए थे और आपके साथ इस प्रकार का कैसे? वहाँ मेन रोड में, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं दुकान बंद करके बाहर खड़ा था। वहाँ पर मेन रोड में बहुत सारी भीड़ थी और सब अपने लाठी और ईंटें चल रहे थे। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। जब वो लोग ने मंदिर और ये प्रसाद दुकान उलटने लगा, तब हम वहाँ जाके बोले, भैया मंदिर में कम से कम ईंटा पत्थर मत चलाइए, ये हमारा घर है। पहला घर हम लोग अभी किसी को भी एड्रेस बताते हैं ना, तो पहले बोलते हैं काली मंदिर में रहते हैं हम, काली मंदिर बस आइए, हमको आप मिल जाएंगे। अब बताइए, अब हमारे घर में कोई ईंटा चलाएगा तो कैसे रुक सकते हैं? बस वही इसी कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। और वो लोग भीड़ में, हम जाके वहाँ पर बोले तो बहुजन तो रुका, लेकिन पीछे से ईंटा चल रहा था, पत्थर चल रहा था, तो उसमें मेरे भाई और मुझे चोट लगी है। मेरे चाचा की कमर टूट गया, वो फ्रैक्चर हो गया। वो तो अभी सदर में गए थे कल, तो उनको बेड रेस्ट दे दिया गया है। और मेरा सर में 6 स्टिच पड़ी है, हाथ में चोट लगा, भाई का भी लगा है। बस तो ये हालत है यहाँ जो लोग जिन्होंने बताया कि उन्होंने कहा, उन्हें रोका, उन्होंने कहा कि इस तरीके का मत करें, ये मंदिर है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद लोग रुकते नहीं हैं और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। भारत की एकता और अखंडता की हम बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब के बारे में हम बात कहते हैं। कहाँ गई वो गंगा जमुना तहजीब? कहाँ गई भारत में एकता, अखंडता? जिस एकता और अखंडता की मिसालें दी जाती है और कुछ लोगों के बहकावे में, चंद लोग के बहकावे में आकर के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। आखिर कब तक चलते रहेगा ऐसा? कब तक इस प्रकार से होते रहेगा? कब तक लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये बस कठपुतली है? आखिर डोर कहीं और से खींची जा रही है और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, वो कहानी थी, एक गांव में एक बांसुरी वाला आता है, बांसुरी वाला, और गांव के लोग कहते हैं कि हमें एक परेशानी है, हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं। और बांसुरी वाला कहता है कि ठीक है, मैं इस परेशानी से आपको निजात दिला सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो क्या करता है कि बांसुरी बजाते बजाते अपनी धुन में मग्न होकर आगे बढ़ता रहता है। पीछे से जो कतारबद्ध होकर के चूहों की लाइन आती है, चूहे की लाइन मस्त उस बांसुरी की आवाज़ में, उस बांसुरी की मधुर आवाज़ में गुम हो जाते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। बांसुरी वाला जिधर जिधर उन्हें लेके जाता है वो उधर उधर चलते रहते हैं। और उसके बाद एक नदी आती है, उसके अंदर बांसुरी वाला चला जाता है तो चूहे भी उसके अंदर कूद जाते हैं। बस ये हालात हुए थे, ये हालात, उस दिन भी यही हालात हुए थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। लोग एक अलग से नशे में थे और किसी की सुनने को तैयार नहीं। क्या हालात थे, क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा था कि उन्हें खौफ नहीं था किसी चीज़ का, बेखौफ सड़कों पे उतर आए, उपद्रव मचाया, यहाँ तक कि लोगों को भी नुकसान पहुँचाया, पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुँचाया। आखिर क्यों?